हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आज हम पढ़ने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट। आज पूरा का पूरा चैप्टर एक वन शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। जल्दी जल्दी से चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हुए, ठीक है ना? स्टार्ट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो नाम में ये अल्टरनेटिंग करंट, तो क्वेश्चन ये है कि अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है? अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अल्टरनेट टाइम के साथ क्या होता है, चेंज हो जाता है। वैसे अगर मैं डायरेक्ट करंट की बात करूं तो डायरेक्ट करंट कभी भी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता। ऑलमोस्ट मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहता है, कभी कभी किसी भी केस में मैग्नीट्यूड भी आपका चेंज होता रहेगा। तो जैसे आपका अल्टरनेटिंग करंट है, कंटिन्यूअस, इसका देखो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है टाइम के साथ और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। क्योंकि अगर बात करें डायरेक्ट करंट का, तो डायरेक्ट करंट में क्या होता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होता। देखो, अगर करंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव में नहीं जाएगा। बट इसमें करंट अगर पॉजिटिव है तो फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, तो ये अल्टरनेट ऐसा होता रहेगा। अच्छा, कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि अल्टरनेटिंग करंट का मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होना है। जरूरी नहीं है। अल्टर वैसे एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड एसी हम वही पढ़ते हैं, हमारे घर में जो एसी आता है उसमें दोनों चेंज होता है। बट एसी का मतलब ये नहीं होता कि आपका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो। एसी का डेफिनेशन ये है कि आपका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। जैसे अगर मैं इसमें बोलूं तो इसमें ध्यान से देखो, इसमें क्या हो रहा है, करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है बट डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है, इसलिए पीरियोडिकली डीसी है। इसमें भी डायरेक्शन नहीं चेंज हुआ, कांस्टेंट, इसलिए क्या बोलेंगे, कांस्टेंट डीसी। इसमें डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसलिए एसी हो गया। इसमें डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है इसलिए डीसी हो गया। अगर एक बार प्लस एक बार माइनस तो आपका एसी होगा। अब हमारे घरों में जो करंट आता है वो अल्टरनेटिंग करंट आता है, और जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज होता रहता है। कुछ इस तरीके से ये मूव ऑन करता है। इधर हो गया आपका करंट और इधर हो गया आपका टाइम। एक चक्कर लगाने का जो टाइम होता है, एक साइकिल पूरा करने का जो टाइम होता है, सर क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, इसको हम बोलते हैं करंट एम्पलीट्यूड। अगर वोल्टेज होगा तो बोलेंगे वोल्टेज एम्पलीट्यूड, ठीक है ना? और ये जो साइकिल है, एक सेकंड में ऐसे कितने रिवोल्यूशन ये कंप्लीट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। हमारे घरों में जो करंट आती है, जिससे ये सब कुछ चलता है, टेलीविजन, ट्यूबलाइट, एसी, फ्रिज, ये सब इसके एग्जांपल है, अल्टरनेटिंग करंट के एग्जांपल है। बट जो हमारे फोन है वो डीसी पे बेस्ड है। जो किसी भी, जैसे आपका क्लॉक हो गया कोई, या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो जिसमें सेल लगता होगा, वो सारे डीसी पे बेस्ड होते हैं। उन्हें कांस्टेंट करंट की जरूरत होती है। तो मेजोरिटी में हमारे टाइप में 99% यूज किसका होता है, अल्टरनेटिंग करंट का होता है। अब रही बात कि हम इंडिया में अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो हमारे इंडिया में जो अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। जबकि अगर मैं यूएस की बात करूं तो यूएस में जो अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी 60 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज का मतलब कि एक सेकंड में ऐसे कितने साइकिल पूरा करेगा, 50 साइकिल। और एक साइकिल में करंट कितनी बार जीरो हो रहा है, अगर मैं देखूं तो एक करंट में साइकिल कितनी बार करंट जीरो हो रहा है, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, तो अगले साइकिल का। तो एक साइकिल में करंट कितनी बार जीरो हुआ, दो बार। 50 हर्ट्ज में कितनी बार जीरो होगा, 50 इंटू 100 टाइम्स करंट जीरो होता है, बट हमें उसे पता ही चलता है कि जैसे जीरो होता है सडन फिर इसकी वैल्यू चेंज जाती है, तो हमें पता ही चलता है कि करंट जीरो हो गया। ये तो टाइम पीरियड होता है, आपको पता है, टी इक्वल टू पाई बाय ओमेगा होता है, फ्रीक्वेंसी टाइम का इनवर्स होता है, सब कुछ आपने ऑलरेडी पढ़ा है। मैक्सिमम वैल्यू मैंने बता दिया ये क्या होता है। अब करना कि ये आता है क्वेश्चन की प्रूव दैट मैथमेटिकली द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज जीरो, कि एक पूरी साइकिल में जो इसकी एवरेज वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो। अब हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालेंगे एवरेज वैल्यू। तो देखो, अगर कहीं वोल्टेज लिखना हो, आपको वोल्टेज कहीं पे लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। और अगर आपको करंट लिखना हो तो क्या लिखोगे, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखोगे। ये वोल्टेज एम्पलीट्यूड हो गया, ये करंट एम्पलीट्यूड हो गया। ओमेगा होता है 2 पाई न्यू। अच्छा, तो अब आई को मैं क्या लिखता हूँ, डी क्यू बाई डी टी। तो ये हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आपका जो ड्यू क्यू हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, आपका डी टी हो जाएगा। अगर मुझे एक साइकिल में टोटल क्या निकालना हो, नेट चार्ज निकालना हो, तो इसको इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। और टाइम जीरो से क्या लेना है, एक साइकिल का जीरो से भी टी तक जाना है। अब देखो ध्यान से, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू, ये आ जाएगा पूरे एक साइकिल का नेट चार्ज आ गया। आई नॉट कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। सबको पता है कि साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस होता है, तो ये कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, और ये ओमेगा आपका बाहर आ जाएगा यहाँ पे।
और लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 0 और अपर लिमिट क्या हो जाएगा t। अब आपका जो Q नेट हो जाएगा माइनस आई नॉट डिवाइड बाई ओमेगा कॉस ओमेगा स्मॉल t की जगह पे कैपिटल T माइनस कॉस 0 हो जाएगा। तो आपका जो Q नेट है ये जगह माइनस आई नॉट बाई ओमेगा कॉस ओमेगा को ओमेगा रहने दो, सबको पता है कि t की वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाई ओमेगा और cos 0 कितना होता है 1। अब जगह माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, अगेन cos 2 पाई की वैल्यू भी 1 होती है तो 1 माइनस 1 ये क्या आ गया 0। तो एक साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट ने जो नेट चार्ज सप्लाई किया उसकी वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। अगर मैं एवरेज करंट निकालूंगा तो एवरेज करंट कैसे निकालेंगे, टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द सोर्स डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो क्या आ गया 0 हो गया। एक साइकिल में एवरेज वैल्यू होती है अल्टरनेटिंग करंट की वो 0 होती है। लॉजिक भी आपको दिखाता हूँ कैसे। अगर मैं बात करूँ अल्टरनेटिंग करंट की तो देखो ये पूरा एक साइकिल है, तो पॉजिटिव साइकिल में जितना करंट एक डायरेक्शन में फ्लो किया गया होगा नेगेटिव साइकिल में उतना ही अमाउंट में चार्ज फ्लो किया होगा दूसरी में, तो नेट चार्ज क्या हो गया 0, इसलिए एवरेज वैल्यू क्या होगी 0 होगी। अगर एवरेज वैल्यू करंट की 0 होगी इसका मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए ओवरऑल इफेक्ट, बट अल्टरनेटिंग करंट का इफेक्ट होता है, उससे हीट प्रोड्यूस होती है, उससे फ्रिज एसी कूलर पूरा ये जो मैकेनिज्म है हमारे घर का पूरा सिस्टम है वो सब अल्टरनेटिंग करंट बेस्ड है। अगर इसकी इफेक्टिव वैल्यू 0 हो गई तो उसका मतलब कि उसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए, उसका कोई रोल नहीं होना चाहिए, उसका रोल है। हमने रीडिफाइन किया किसको, एवरेज करंट को। तो लोगों ने कहा कि ये एवरेज इसलिए 0 आ रहा है क्योंकि आधे साइकिल में क्या हो रहा है पॉजिटिव और आधे साइकिल में क्या हो रहा है नेगेटिव, इसलिए 0 हो गया। क्योंकि लॉजिक ये है कि करंट अगर मैं इस वायर में इधर से इधर भेजूं या इधर से इधर भेजूं उस पर क्या फर्क पड़ता है, हीट तभी प्रोड्यूस होगा। डिवाइस को करंट से मतलब होता है, डायरेक्शन का उतना रोल होता नहीं है। तो मैंने कहा कि जो डायरेक्शन आ रहा है ना इसकी वजह से प्लस वन, इसकी वजह से एवरेज वैल्यू 0 आ रहा है, तो क्यों ना पूरी साइकिल की बजाय हाफ साइकिल में निकाला जाए। ठीक है, तो आगे से जब एवरेज वैल्यू निकाला गया तो हाफ साइकिल में पढ़ेंगे। उसकी वजह कुछ और एक चीज इंपॉर्टेंट पढ़ लें। कह रहा है कि ऑर्डिनरी मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर यूज्ड टू मेजर डीसी कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर अल्टरनेटिंग करंट इवन इफ इट्स फ्रीक्वेंसी इज लो एंड हाई। कह रहा है कि जो मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर वो डीसी को तो मेजर कर लेता है बट एसी को वो मेजर नहीं कर सकता। इसका एक रीजन ये है कि अगर मैं बात करूं अल्टरनेटिंग करंट की तो अल्टरनेटिंग करंट पीरियोडिकली क्या होता है चेंज हो जाता है, और जो आपका मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर होता है उसका जो नीडल होता है वो टॉर्क पे बेस्ड होता है। तो अगर टॉर्क इस डायरेक्शन में लगेगा तो नीडल इधर मूव कर जाएगा, इस डायरेक्शन में लगेगा तो नीडल इधर मूव कर जाएगा। बट एसी में क्या होता है कि प्लस हाफ साइकिल में करंट इधर मूव करेगा, नेक्स्ट हाफ साइकिल में करंट इधर मूव करेगा, तो जो नीडल है ये बिल्कुल ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट है, इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाएगा। इसीलिए हम नॉर्मल जो ऑर्डिनरी गैल्वेमीटर होता है जिससे हम डीसी करंट मेजर करते हैं उससे हम अल्टरनेटिंग करंट को मेजर नहीं कर सकते। तो करेंगे कैसे, उसके लिए नया एमीटर बनाया गया जिसको बोलते हैं हॉट वायर एमीटर, और वी कैन से हॉट वायर वोल्टमीटर। अगर मैं बात करूं हॉट वायर एमीटर की तो जो हॉट वायर एमीटर होता है वो हीटिंग पे बेस्ड होता है, जितना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा रीडिंग आएगा। अब ये वायर है इसमें करंट लेफ्ट टू राइट फ्लो या राइट टू लेफ्ट फ्लो से क्या फर्क पड़ता है, हीट तो प्रोड्यूस होगा, उससे रीडिंग सही आती है और वो अच्छे से मेजर भी कर लेता है। ये कुछ ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपको क्या मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, तो एसी के एवरेज वैल्यू को हमने देखा कि पूरे एक साइकिल के डिफाइन नहीं करना चाहिए। अगर पूरे एक साइकिल के डिफाइन करोगे तो 0 आएगा, जबकि 0 होना है प्रैक्टिकली, अगर 0 हो गया तो इसका कोई रोल होगा नहीं। So it is defined as the value of direct current which sends the same charge in a circuit in the same time as is sent by the given alternating current in its half time period. हाफ टाइम पीरियड का मतलब मैं बात कर रहा हूँ ओनली हाफ साइकिल की बात कर रहा हूँ कि कोई एसी इतना चार्ज आधे साइकिल में भेजेगा मार्केट से एक डीसी लोड के लिए, तो डीसी भी आप उतने टाइम में उतना ही चार्ज भेजे, वो एसी उस डीसी के इक्विवेलेंट माना जाएगा और उसे हम बोलेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अच्छा एवरेज की जरूरत क्या है हमें, गैस की मॉलिक्यूल को क्लास 11 में हम लोगों ने पढ़ा था, तो गैस की मॉलिक्यूल की स्पीड अलग अलग होती है बट करोड़ों मॉलिक्यूल होते हैं, अगर सबको अगर मैं पढ़ना हो एनालाइज करना हो तो अलग अलग वैल्यू कर नहीं सकते, तो हमने इसलिए निकाला एवरेज वैल्यू। ऐसे ही अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू कंटिन्यू चेंज होती रहती है, तो हमें नॉर्मल लाइफ के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, इफेक्टिव वैल्यू चाहिए, हम चीजों को सॉल्व कर लें, एक एवरेज करके अंदाजा लगा लें, इसलिए एवरेज वैल्यू निकालना जरूरी है। तो अब एवरेज वैल्यू निकालते हैं। अब एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इन हाफ साइकिल। हाफ साइकिल में मैं क्या निकाल रहा हूँ, एवरेज वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो देखते हैं सेम चीज। अभी हमने देखा
कि आई इज इक्वल टू होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, और हमें पता है आई होता है डी क्यू बाई डी टी विल बी इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो डी क्यू हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। अगर मुझे हाफ साइकिल में चार्ज निकालना तो इंटीग्रेशन करते हो आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी टाइम जीरो से कितना लेना टी बाई टू लेना, हाफ साइकिल निकालना सर। तो क्यू यहाँ पे आ गया, आई नॉट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन अभी मैंने बताया था कि माइनस कॉस ओमेगा टी होगा और ओमेगा नीचे आ जाएगा, लोअर लिमिट जीरो एंड अपर लिमिट क्या आपके लिए टी बाई टू है। अब बाहर करते सब चीजों को, अब क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, ये आपका जो क्यू है इट विल बी इक्वल टू माइनस आई नॉट डिवाइड बाई ओमेगा, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी जीरो से टी बाई टू हो गया माइनस आई नॉट बाई ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब अपर लिमिट की वैल्यू कितनी है टी बाई टू माइनस कॉस लोअर लिमिट कितना है जीरो, क्या गया आपका। तो क्यू इज इक्वल टू हो गया माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, अब यहाँ देखो कॉस ओमेगा, ओमेगा को लिख देता हूँ टू पाई बाई टी इंटू टी बाई टू माइनस कॉस जीरो हो गया। अब देखना क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, टी से टी कैंसिल आउट हो गया, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, तो कॉस पाई की वैल्यू होगी माइनस वन, कॉस जीरो वन होता है तो माइनस टू हो गया, तो क्यू आ गया माइनस माइनस प्लस टू आई नॉट डिवाइड बाई ओमेगा, ओमेगा होता है टू पाई बाई टी, तो यहाँ से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई हो जाएगा आई नॉट डिवाइड बाई पाई, आई नॉट डिवाइड बाई पाई इंटू हो जाएगा। अब मैंने कहा था मार्केट से एक डीसी लेके आओ जो सेम टाइम में सेम करंट फ्लो करे, तो डीसी करंट कांस्टेंट होता है इन जनरल, तो अगर चार्ज इक्वल क्या होता है आई इंटू टी, तो ये हो जाएगा आई डीसी को मैंने नाम लिया आई एवरेज इंटू टी, कितने टाइम में करंट फ्लो होगा टी बाई टू तक, और इसके बराबर होना चाहिए, तो आई नॉट डिवाइड बाई पाई इंटू टी इज इक्वल टू आई एवरेज टू टी डिवाइड बाई टू, तो टी से टी कैंसिल आउट हो गया, तो जो आपका आई एवरेज हो गया ये हो जाएगा टू डिवाइड बाई पाई आई नॉट। अब आई एवरेज कोई पूछे तो आपके लेना, जैसे करंट के लिखा ऐसे में आई एवरेज से वोल्टेज लिख दो टू डिवाइड बाई पाई इंटू पी नॉट, अगर टू बाई पाई का पीक वैल्यू में मल्टीप्लाई कर दो आपका क्या आ जाएगा आई एवरेज वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा आई एवरेज आ जाएगा। सेम इस तरीके से अब आगे चलते हैं, अब आपका आ गया रूट मीन स्क्वायर ऑफ एसी। अच्छा, अब जब हमने इफेक्टिव एवरेज वैल्यू पढ़ा तो जब उसको एक्सपेरिमेंट किया गया उस वैल्यू के डीसी से और एसी, तो एसी का जो इफेक्ट था किसी डिवाइस पे, मार्केट से इसके इक्विवेलेंट का एवरेज लाया गया डीसी करंट को, दोनों का इफेक्ट अलग अलग आया, तो लोगों ने कहा कि इसका मतलब कि जो एवरेज वैल्यू है एसी का वो उसका एक्चुअल इफेक्टिव इफेक्ट नहीं है, तो लोगों ने इसको नेगलेक्ट कर दिया। अब नया बनाया गया जिसको बोला गया आरएमएस स्पीड। तो पहले एवरेज का मतलब होता है, एवरेज का मतलब तुम लोग को बताओ कि किसी चीज का एवरेज निकालना हो तो V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन Vn डिवाइड बाय L, ये होता है एवरेज। सेम इज आरएमएस क्या होता है, व्हाट इज आरएमएस स्पीड, आई आरएमएस या वी आरएमएस निकालो तुम्हें। आरएमएस का मतलब होता है स्क्वायर का मीन ले लो और फिर इसका रूट, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, मतलब जितनी वैल्यूज हैं पहले उनका स्क्वायर कर दो फिर उनका मीन ले लो, मतलब सबका सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फिर उनका रूट ले लो, ये होता है आपका आईआरएमएस। तो ये तो थ्योरेटिकल हो गया, प्रैक्टिकली कैसे से डिफाइन किया गया, क्या डिफाइन किया गया, इट इज डिफाइंड दैट द वैल्यू ऑफ डीसी व्हिच प्रोड्यूस द सेम हीटिंग इफेक्ट इन अ गिवन रजिस्टर एज इट प्रोड्यूस्ड बाय द गिवन एसी व्हेन पास्ड फॉर द सेम टाइम। इसका मतलब है कि आपने कोई डिवाइस लिया, जैसे ये डिवाइस है इसके अंदर एसी पास कर दो कितनी देर के लिए, एक साइकिल, मतलब एक साइकिल का टाइम कितना होता है, टाइम पीरियड। मार्केट से कैसा करंट लेके आओ उसको भी इसके अंदर पास करो, इतना हीट एसी ने प्रोड्यूस किया इसके अंदर, उतना हीट अगर डीसी ने प्रोड्यूस कर दिया तो वो डीसी डीसी का क्या कहलाएगा, इफेक्टिव वैल्यू या आरएमएस वैल्यू कहलाएगा। अब इसका डेरिवेशन करते हैं, और एक चीज और ध्यान रखना कि जो साइन होता है साइन ओमेगा टी
या कहीं आ जाए कॉस ओमेगा टी, इनका जो एवरेज वैल्यू होता है एक साइकिल का वो 0 होता है। बट अगर मैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी की बात करूं या मैं कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की बात करूं तो इनका एवरेज वैल्यू एक साइकिल में 1/2 होता है। ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है एवरेज। इसका मतलब क्या होता है? एवरेज। ये सिंबल डिनोट करता है एवरेज वैल्यू को। तो साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी की वैल्यू एक साइकिल में 0 होता है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, इनका जो एवरेज वैल्यू होता है एक साइकिल 1/2 होता है। तो इन सारे वैल्यूज को आप डायरेक्ट किसी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब आपका क्या रिलेशन बिटवीन इफेक्टिव आरएमएस करंट एंड पीक करंट। तो हमें आरएमएस वैल्यू की कैलकुलेशन करना है। तो क्या निकालना पड़ेगा हमें? हीट। अभी बताया कि हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड है। अब निकालना पड़ेगा हीट। हमने पढ़ा होगा कि हीट का जो फॉर्मूला होता है वो H इज इक्वल टू पढ़ा होगा आई स्क्वायर आर टी होता है। बट अगर मैं बात करूं एसी करंट के लिए तो आई वेरिएबल होता है और इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इंटू टी। ये पढ़ा होगा 10th क्लास में तुम लोग ने। ये कब एप्लीकेबल था? डीसी के लिए, क्योंकि डीसी में आई और वी कांस्टेंट होता है। अगर कांस्टेंट डीसी की मैं बात कर रहा हूँ, बट एसी में क्या है कि टाइम के साथ वी और आई चेंज होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। जैसे अगर मैं बी की बात करूँ तो वी होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी, फिर टाइम के साथ चेंज हो रहा है। स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर मैं डीएस निकालू, छोटा सा ही निकालू, तो क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर, इसके स्क्वायर, तो वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइड बाई आर, और स्मॉल टाइम लिया डी टी। अगर मुझे टोटल हीट निकालना होगा तो इसे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो टोटल हीट आ जाएगा एच बी नॉट स्क्वायर बाई आर क्या है? कांस्टेंट है। तो हमें साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 से टी। मैं बात कर रहा हूँ 1 सेकंड। अब यार तो ये इंटीग्रेशन तुम लोग मैथ में कई बार क्या होगा, तुम लोग अच्छे से आता है या करूँ या मैं इसका डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया मेरे से, तो तुम लोग को आता है। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि दोबारा से बताओ कि ऐसे साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन किया जाता है। अभी मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू कितनी होती है? 1/2। एवरेज वैल्यू कितनी होगी इसकी? 1/2। और कितने टाइम में निकालना थी? तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 में टी का मल्टीप्लाई कर दो, जो आपका एच आ जाएगा वो वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई आर। एवरेज वैल्यू हो गया 1/2। कितने टाइम के लिए चल रहा है साइकिल? टी के लिए। तो ये आ गया एच आ गया आपका वी नॉट स्क्वायर टी डिवाइड बाई 2r। अब फॉर डीसी तो डीसी के लिए अगर मैं हीट निकालूं तो मैं क्या लिखूंगा? वी आर एम एस। उस डीसी का नाम रखा गया वी आर एम एस। वी आर एम एस वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इंटू टी। कितने टाइम के लिए साइकिल में करंट फ्लो किया? टी टाइम के लिए, एक साइकिल के लिए। अब बाय डेफिनेशन ये दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। इन दोनों को इक्वल कर दो, तो वी आर एम एस का स्क्वायर डिवाइड बाई आर इंटू टी इज इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर टी डिवाइड बाई 2r। टी से टी कैंसिल आउट हो गया, आर से आर कैंसिल आउट हो गया। तो जो आपका वी आर एम एस आ गया वो वी नॉट डिवाइड बाई रो 2 हो जाएगा। सेम एज आई आर एम एस जो होगा हो जाएगा आई नॉट डिवाइड बाई रूट 2 हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा? आर एम एस। या मैं कह लूं कि आर एम एस में मैं √2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा? पीक वैल्यू बन जाएगा। तो हमारे घरों में जो एसी आती है, हम कहते हैं ना कि हमारे घर में जो एसी आता है वो 220 वोल्ट एसी सप्लाई है और 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है। तो बेसिकली ये जो 220 वोल्ट है ये आपकी कौन सी वैल्यू है? आरएमएस वैल्यू। क्योंकि उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू कंटिन्यू चेंज हो रहा है। तो कहीं से डिवाइस पे जो आप पढ़ते हो 220, 240, 250, बेसिकली वो आपकी कौन सी वैल्यू होती है? आरएमएस होती है। और ये तो हमने ऑलरेडी तुम लोग को बता दिया है। तो अगर हमारे घरों में जो 220 वोल्ट की आरएमएस वैल्यू आती है, अगर उससे मैं क्या निकालूं? पीक वैल्यू निकालूं। क्या निकालूं? पीक वैल्यू। तो वी नॉट क्या करोगे? 220 में √2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 311 वोल्ट। इसका मतलब हमारे घरों में जो एसी आता है का मैक्सिमम वोल्टेज सप्लाई कितना होता है? V11 वोल्ट उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। द इलेक्ट्रिक मीन्स इन ए हाउस आर मार्क 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। तो 220 कौन सा हो गया? आरएमएस। मतलब आपको वी आर एम एस दिया हुआ, मतलब आपको जो वी आर एम एस दिया हुआ वो आपको 220 वोल्ट दिया हुआ। तो उसका अगर मैं पीक निकालूं तो मैंने कहा था अगर वी आर एम एस में √2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो बन जाएगा पीक वैल्यू। राइट डाउन द क्वेश्चन। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का क्वेश्चन क्या होता है? वी नॉट साइन ओमेगा टी।
तो वी नॉट आपका हो गया 311 साइन, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू इंटू टी, हो जाएगा 311 साइन 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू टी हो जाएगा, ये हो जाएगा 311 साइन 314 टी, आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑपरेट्स एट 12 वोल्ट डीसी। तो एक बल्ब है जो डीसी पे बेस्ड है और वो अच्छे से ऑपरेट करता है अपने पूरी एफिशिएंसी पे जब उसे सप्लाई देते हैं 12 वोल्ट। इफ दिस बल्ब इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स एंड गिव्स नॉर्मल ब्राइटनेस, व्हाट वुड बी द पीक वैल्यू ऑफ दिस सोर्स? जब उसको एसी से कनेक्ट किया गया तो सेम ब्राइटनेस मिला जो डीसी में था। इसका मतलब जो डीसी है वो एसी का इक्विवेलेंट है, और एसी का इक्विवेलेंट या इफेक्टिव वैल्यू मतलब क्या होता है? आरएमएस। इसका मतलब उस एसी का जो इफेक्टिव वैल्यू होगा, आरएमएस वैल्यू होगा, वो कितना होगा? 12 वोल्ट। तो वी आरएमएस आ गया 12 वोल्ट। तो सबको पता है वी नॉट क्या होता है? वी आरएमएस में अगर रूट 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा पीक वैल्यू। तो कौन सा क्वेश्चन था? पीक वैल्यू आ गया। अब आपका आ गया है फेजर एंड फेजर डायग्राम। अब फेजर क्या होता है? A rotating vector that represents a sinusoidal varying quantity is called a phasor. वो फिजिकल क्वांटिटी जो साइन या कॉस के अकॉर्डिंग चेंज होता है उन्हें हम बोलते हैं सिनुसॉइडल। क्या बोलते हैं? सिनुसॉइडल। तो हर वो चीज जो साइन और कॉस के अकॉर्डिंग वेरी करे उन्हें बोलते हैं सिनुसॉइडल वेरी। अब ऐसे कौन सी चीजें याद करो, जब क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा ऑसिलेटरी मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उसका पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब साइन या कॉस के अकॉर्डिंग चेंज होते थे। तो वो सब क्या कहलाएंगे? फेजर। ठीक है, तो इन सबको रिप्रेजेंट करने वाला जो रोटेटिंग वेक्टर है क्या बोलेंगे? फेजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फेजर बोलेंगे। अब कैसे ये काम करता है वो समझेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं करंट की, जो आपका करंट होता है वो होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो वोल्टेज होता है वो वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है। तो फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं वो सब। सबसे पहले क्या करते हैं, एक सर्कल बना रहा हूं। जैसे मान लो मुझे इस चीज का फेजर डायग्राम बनाना है, तो मुझे सर्कल बनना चाहिए। सर्कल का जो रेडियस होना चाहिए वो उस क्वांटिटी के, जिस क्वांटिटी का फेजर डायग्राम बना रहे हो उसके एम्पलीट्यूड के बराबर होना चाहिए। अगर मुझे वोल्टेज के लिए फेजर डायग्राम बनाना है तो वोल्टेज का फेजर डायग्राम में जो सर्कल बनाओगे उसका रेडियस कितना होगा? वी नॉट। तो वी नॉट रेडियस का मैंने एक और मान लो किसी टी टाइम पे रेडियस वेक्टर, ये मान लो रेडियस वेक्टर हो गया, ये मान लो रोटेट कर रहा है। ये जो फंक्शन है, ये जो वेरिएबल है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा। ये जो रेडियस वेक्टर है इसको सेम फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर दो, ओमेगा फ्रीक्वेंसी से। तो जब ये अपना एक चक्कर पूरा कर लेगा एक साइकिल, तब इसका भी एक रोटेशन का हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और टी टाइम बाद ये मान लो मैंने थीटा मान लिया, थीटा। तो सबको पता है थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा टी। और इस वैल्यू, ये जो वैल्यू है, ये पीक वैल्यू कितनी है? वी नॉट। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, तो कंपोनेंट ले लो। तो कंपोनेंट लोगे तो एक कंपोनेंट यहाँ आएगा, एक कंपोनेंट यहाँ आएगा। आपको पता है जिसके साथ थीटा होता है उसे क्या मिलता है? कॉस। तो ये हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा, और ये हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा। तो वी नॉट साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? वी नॉट, और थीटा की वैल्यू क्या है? ओमेगा टी। क्या ये दोनों सेम चीज नहीं है? वी नॉट साइन ओमेगा टी एंड वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसका मतलब वो जो रोटेटिंग रेडियस होगा उसका जो y कंपोनेंट कह लो या x कंपोनेंट कह लो, वो उस फंक्शन के इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। और हमारी चॉइस के ऊपर है, कोई कोई साइन यूज करता है रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई कॉस। अगर आपने साइन यूज किया तो आप y एक्सिस वाला कंपोनेंट लेना है, और अगर आपने कॉस यूज किया है तो आप x कंपोनेंट। अच्छी बात क्या है कि ये जो रोटेटिंग वेक्टर है, जो रेडियस वेक्टर है, ये जो रेडियस वेक्टर है, इसका जो y कंपोनेंट होगा उस सिनुसॉइडल फंक्शन की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। अब जैसे जैसे ये रोटेट करेगा ये कंपोनेंट भी चेंज होता रहेगा, ऑब्वियस बात है किसी अकॉर्डिंग ये भी चेंज होगा। पीक वैल्यू कभी चेंज नहीं होती तो रेडियस का भी चेंज नहीं होगा। अब आपको समझाने के लिए मैंने सर्कल बनाया था। अब आगे से जब भी हम फेजर डायग्राम बनाएंगे तो हमें सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो करंट का फेज बनाना है मुझे, तो ऐसे बना लो। करंट का फेज एंगल कितना? ओमेगा टी। तो ऐसे एक लाइन खींच दो, यहाँ लिख दो ओमेगा टी, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है फेजर। ये फेज एंगल यहाँ ओमेगा टी, और ये पीक वैल्यू कितना? आई नॉट। यहाँ लिख दो। ऐसे आपका फेजर डायग्राम बनेगा। एग्जाम में ये डेफिनेशन कभी नहीं आएगा
फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आगे, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपका जरूरी है। अब क्वेश्चन कराता रहूंगा और आप लोग को समझाता रहूंगा। पहला है अल्टरनेटिंग करंट कंटिन्यू ऑन रेजिस्टर। अब हमारे पास एसी डिवाइस आ गया, ये एसी डिवाइस है, और ये जो एसी डिवाइस है का जो वी है वो है वी नॉट साइन ओमेगा टी। क्या है? वी नॉट साइन ओमेगा टी। वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी को हमें क्या बनाना, एसी से कनेक्ट कर दिया और इसके वोल्टेज और करंट के बारे में डिस्कस करना है। कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो अगर मैं बात करूं वोल्टेज की, तो जो वोल्टेज होता है वी होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी। आपको पता है आई इज इक्वल टू क्या होता है? वी बाई आर। तो आई हो जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई आर। और आपको पता है ये वी नॉट डिवाइड बाई आर, ये आई की क्या हो जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं? करंट एम्पलीट्यूड। आई नॉट साइन ओमेगा ये बन गया, ये करंट हो गया और ये आपका वोल्टेज हो गया। अब आपकी ये बात फेज डायग्राम की। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान देना, ये होता है फेज एंगल। ये क्या होता है? फेज एंगल। क्या दोनों का फेज एंगल सेम है? हाँ सेम है। वोल्टेज का जो फेज एंगल है वही करंट का भी फेज एंगल है। इसका मतलब अल्टरनेटिंग करंट में वोल्टेज और करंट साथ साथ चलते हैं। साथ चलने का मतलब कि जब दोनों का एंगल सेम है, तो जब ये मैक्सिमा को अचीव करेगा तो भी अपने मैक्सिमा को अचीव करेगा, जब ये अपने मिनिमा को अचीव करेगा तो भी अपने मिनिमा को अचीव करेंगे। तो हम बोलेंगे इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव का मतलब केवल रेजिस्टेंस है। तो इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज जीरो, और वी कैन से दोनों साथ साथ चलते हैं। तो फेजर डायग्राम बना लेते हैं। चलो बनाओ फेजर डायग्राम। आप लोग को मैंने सिखा दिया फेजर डायग्राम बनाना, तो आओ बनाते हैं। मैंने क्या कहा था आप लोगों से बच्चों की लाइन खींच दो पहले, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हमेशा कोशिश करना अगर सिंगल डिवाइस है, सिंगल एलिमेंट कनेक्टेड है, सबसे पहले किसको बनाना? वोल्टेज को। किसको बनाना आपको? वोल्टेज को। सबसे पहले मैंने किसको बना दिया? वोल्टेज को बना दिया। यहाँ लिख दिया वी नॉट। क्या करंट भी उसके साथ चल रहा है? क्या दोनों का फेज एंगल सेम है? क्या दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे? अगर दोनों का फेज एंगल सेम है, बट दोनों की पीक वैल्यू अलग अलग होगी। अगर आर एक से कम हुआ, आई नॉट बड़ा होगा वी नॉट से। अगर आर एक से ज्यादा हुआ तो वी नॉट डिवाइड बाई आर क्या बनेगा? आई नॉट। आई नॉट वी नॉट से छोटा होगा। तो हम कुछ कह नहीं सकते कंफर्म, तुम एज्यूम कर लेते कि आई नॉट वी नॉट से क्या है? छोटा है। तो ये आपका हो जाएगा आई। वोल्टेज और करंट एक दूसरे के ऊपर है, दैट मीन्स दोनों का फेज एंगल क्या है? सेम है। फेज डिफरेंस भी क्या है? जीरो है। अब बनाते हैं ग्राफ। तो कई बार अगर आपको देखिए फेजर डायग्राम आपको रेजिस्टर सर्किट, तो आप लोग ऐसे बना देना। अब आ जाए ग्राफ की बात। तो ग्राफ ऑफ वोल्टेज इन करंट टाइम देखो, तो दोनों का जो ग्राफ है, रेड वाला देखो, रेड वाला किसके लिए? वोल्टेज के लिए है। और ग्रीन वाला किसके लिए है? करंट के लिए। तो जब वोल्टेज ने अपने पीक को अचीव किया, जब वोल्टेज ने अपने पीक को अचीव किया, उसी समय करंट ने भी अपने वोल्टेज को अचीव किया। दोनों एक साथ नेगेटिव में मैक्सिमम है और दोनों एक साथ जीरो है। बट वी नॉट बने हुआ एज्यूम बड़ा बनेगा तो वी नॉट ऊपर तक जाएगा, आई नॉट नीचे तक जाएगा। ये आ गया ग्राफ। तो क्या क्या पूछ सकता है आपको? फेज डायग्राम पूछ सकता है, फेज डिफरेंस पूछ सकता है, और आपको ये ग्राफ पूछ सकता था। ये ऑलरेडी बता दिया कि इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्ट अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट एलिमेंट इज जीरो। ठीक है, अब पढ़ते अगला टॉपिक, अल्टरनेटिंग करंट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर। अल्टरनेटिंग करंट केवल एक इंडक्टर कैरी कर रहा है। तो हमारे पास एक सोर्स है वोल्टेज का, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? एक इंडक्टर लगा। यह समझ रहा हूँ आप लोग को। मैंने एक इंडक्टर ले लिया और उसको मैंने एक अल्टरनेटिंग करंट से क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया, और भी लिख दिया वी नॉट साइन ओमेगा लिख दिया। अब लगा देते हैं केवीएल। मतलब करंट से फ्लो कर रहा है यहाँ से यहाँ चलो, तो इसके का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा माइनस एल। सबको पता है माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है। माइनस से प्लस आया तो प्लस वी नॉट साइन ओमेगा टी क्या हो गया? जीरो। वी नॉट साइन ओमेगा टी क्या हो गया? जीरो हो गया। ये तो वी नॉट साइन ओमेगा टी आपका जीरो हो गया। इसको इधर ले जाओ, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी विल बी इज इक्वल टू माइनस वी नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? आपका जो माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल आउट, ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हो जाएगा डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइड बाई एल साइन ओमेगा टी हो जाएगा। अब डी टी इधर ले जाओगे तो डी आई हो जाएगा वी नॉट डिवाइड बाई एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी हो जाएगा। लाइन खींच देते हैं।
तो इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका डी आई इज इक्वल टू डी नॉट बाई एल कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन ओमेगा टी डी टी। और मैंने जो इंटीग्रेशन किया वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन किया, आप लोगों ने पता होगा जब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आता है। तो डी आई का इंटीग्रेशन हो जाएगा आई डी नॉट बाई एल, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी आ जाएगा, और जे टी के आगे ओमेगा नीचे आ जाएगा और एक कांस्टेंट आ जाएगा दैट इज टी। तो आई हो जाएगा माइनस डी नॉट डिवाइड बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी प्लस सी। अच्छा ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ध्यान देना, जब अगले फेज डिफरेंस दोनों का फेज एंगल कंपेयर करूंगा तो देखना ध्यान से, यहाँ पे फेज एंगल कितना है ओमेगा टी, वहां पे ओमेगा टी, बट यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कॉस है। तो जब भी आप फेज एंगल निकालना, फेज डिफरेंस निकालना, दोनों साइन में होने चाहिए या दोनों कॉस में होने चाहिए। जैसे दो बच्चों को कंपेयर करना हो, आप 3 लेवल ऑफ टफनेस के क्वेश्चन पेपर दोगे, फिर जज करोगे कौन अच्छा कौन बुरा। ऐसे ही जब भी आपको दो क्वांटिटी में फेज डिफरेंस निकालना हो, दोनों साइन में होने चाहिए दोनों कॉस में, ये कॉस में इसको साइन में चेंज कर लो। जब साइन में चेंज करोगे तो हो जाएगा डी नॉट डिवाइड बाई ओमेगा एल साइन, हो जाएगा ओमेगा टी, हो जाएगा साइन ओमेगा टी। अब देखो यहाँ पे माइनस में मुझे लाना है, चलाना है मुझे माइनस, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, बट हमें यहाँ पे क्या लेना माइनस। इस माइनस को भी हमें क्या करना होगा, गायब करना होगा। इस माइनस को जब हमें गायब करना होगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, इस चीज को ऐसा लिखा है। ऐसा लिख देखो, पहले आप क्या करोगे, माइनस कॉमन लोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस कॉमन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाला जो मैक्सिमम वैल्यू होता है क्या बोलते हैं, आई नॉट। आई इज इक्वल हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू हो, और ये आपका सप्लाइड वोल्टेज आ गया। अब ध्यान से देखना, इस बार वोल्टेज और करंट का फेज डिफरेंस सेम है अलग अलग है, अलग अलग है ना। एक का जो फेज तो एक का जो फेज एंगल ओमेगा टी है और एक का फेज एंगल कितना ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है। तो वोल्टेज और करंट में जो फेज डिफरेंस आया वो कितने का आया, पाई बाई टू है। तो मैं ये कहूंगा इन प्योर इंडक्टिव सर्किट फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज पाई बाई टू। अच्छा कौन आगे चल रहा है, वोल्टेज, करंट पीछे चल रहा है क्योंकि इसके पास ओमेगा टी है, जिसमें ओमेगा टी में से कुछ माइनस हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो करंट है वो वोल्टेज से फेज एंगल पाई बाई टू पीछे चल रहा है, या उल्टा भी बोल सकता हूँ कि वोल्टेज जो है वो करंट से पाई बाई टू आगे चल रहा है। तो आगे के लिए वो एक वर्ड यूज करते हैं अहेड, और पीछे के लिए यूज करते हैं लैग। तो मैं भी बोल सकता हूँ कि करंट इज लैगिंग या लैग behind the voltage by pi by 2, या मैं बोल सकता हूँ voltage is ahead of pi by 2, voltage is ahead of pi by 2 with phase difference with the phase angle of current। voltage pi by 2 आगे है लेकिन करंट pi by 2 पीछे है। अब फेज डायग्राम बनाना है, देखो दोबारा फेज डायग्राम, तो मैंने बच्चों आप लोग को बोला था ये कैसे बनाते फेज डायग्राम। फेज डायग्राम बनाने के लिए पहले आपको क्या करना है, ऐसे एक्स और वाई एक्सिस बनाना है। ये मान लो एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। मैंने कहा था सबसे पहले किसको बनाना चाहिए, जब एक एलिमेंट हो वोल्टेज को, तो कौन दिया वोल्टेज, तो वोल्टेज बना लो। पहले वोल्टेज में क्या वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो ध्यान दो वोल्टेज को बना दिया मैंने वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये वी नॉट हो गया, और ये करंट वोल्टेज हो गया। अब देखना, अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट पीछे पाई बाई टू, और हमारा फेजर एंटी क्लॉकवाइज चलता है। मुझे कोशिश किसी इसको आगे करना होगा तो इधर आएगा, आगे एंटी क्लॉकवाइज में आगे जाएगा, और पीछे होगा तो नीचे रह जाएगा। अगर मुझे आगे करना होता तो इसके आगे इधर होता, पीछे करना है तो वोल्टेज से कितना पीछे चल रहा है, पाई बाई टू, तो वोल्टेज से कितना पीछे चल रहा है, पाई बाई टू, और ये हो गया आपका करंट, ये हो गया वोल्टेज, ये हो गया करंट, और ये हो गया फेजर डायग्राम ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज आगे चलता है, करंट पीछे चलता है, कितना, पाई बाई टू। अब बात करते हैं ग्राफ की, तो ग्राफ की बात करें तो वोल्टेज का जो वेरिएशन है वो किसके अकॉर्डिंग है, टाइम के अकॉर्डिंग है। तो बनाते हैं ग्राफ, तो ग्राफ बनाओ। अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ग्राफ की अगर बात की जाए तो ग्राफ बनाते समय वोल्टेज कैसे वेरी करता है, टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर दो। स्पेस कम है, एक मिनट दोबारा बनाता हूँ, स्पेस थोड़ा
फोटो डायग्राम बनाते हैं। ये आप कहोगे वोल्टेज और इसकी पीक वैल्यू कितनी होगी, वी नॉट। अब मुझे निकाल बनाना है करंट के लिए। तो इसमें माइनस पाई बाई टू, यहाँ से ग्राफ बनाना में भी थोड़ा बहुत मुश्किल हो, यहाँ से बनाएगा ग्राफ, यहाँ से, इसका इसका मतलब सेम ही है। अच्छा, और एक चीज हमने, सॉरी एक चीज मिस हो गया, हमने सी की वैल्यू पुट किया, यहाँ पे एक सी मिस हो गया। तो सी की जो एवरेज वैल्यू, तो सी आता है उसकी वैल्यू जीरो होती है, ये मैंने बताना भूल गया। जो सी होता है उसकी वैल्यू होती है जीरो। कैसे जीरो होता है, देखो अगर मैं एक साइकिल में दोनों दोनों तरफ एवरेज वैल्यू लूँ, तो करंट की एवरेज वैल्यू क्या होती है, जीरो। मैंने बताया था ना कि अल्टरनेटिव करंट का एक साइकिल में जो एवरेज वैल्यू होती है जीरो। और कॉस की भी एवरेज वैल्यू क्या होती है एक साइकिल में, जीरो। ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। अगर एलएचएस को आरएचएस की इक्वल लाना है तो सी को भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जैसे जीरो के मैंने यहाँ लिखा नहीं। अच्छा, तो अगर मुझे करंट का ग्राफ बनाना है करंट के लिए, तो अगर मैं करंट के लिए ग्राफ बनाऊं तो देखो कैसी वेरिएशन है, कॉस। अगर मैं कॉस का ग्राफ बनाऊं तो कॉस का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, और मैंने आगे कर दिया माइनस का मल्टीप्लाई, तो माइनस का मल्टीप्लाई करने क्या होता है, नीचे वाला ग्राफ ऊपर वाला कहा जाएगा नीचे, और नीचे वाला कहा चला जाएगा ऊपर, कुछ ऐसे हो जाएगा। तो ग्राफ कहाँ से होगा, नीचे से। तो ग्राफ कहाँ से होगा, नीचे से। तो ग्राफ को नीचे से शुरू करो, तो ग्राफ यहाँ से होगा। और इसकी मैक्स वैल्यू कितनी रहेगी, आई नॉट। तो ये करंट हो गया, और ये आपका voltage। हमने फेजर डायग्राम भी सीख लिया थी। बस याद रखना कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो करंट होता है वो वोल्टेज से पीछे चलता है, कितना, पाई बाई टू। अब आपका आ गया इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्या आ गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस का तो पहले यहाँ पे याद रखो, जब हमने प्योर रेजिस्टिव सर्किट पढ़ा था, क्लियर दिख रहा था कि रेजिस्टेंस का मतलब करंट को अपोज करने वाला है। तो वी नॉट के नीचे क्या था, आर, और जितना बड़ा आर होगा क्या करंट उतना कम होगा। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, यही करंट की वैल्यू को कम करेगा। सेम यहाँ देखो, यहाँ वी नॉट के नीचे क्या आ रहा है, ओमेगा एल। क्या आ रहा है, ओमेगा एल आ रहा है। तो ओमेगा एल जितना ज्यादा होगा आई उतना कम होगा। इसका मतलब एक तरीके से ओमेगा इंटू एल एज ए प्रोडक्ट, एज ए सिंगल क्वांटिटी, दोनों करंट को कम करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब एक रेजिस्टेंस का रोल प्ले, करंट को अपोज कर, बट रेजिस्टेंस है नहीं, रेजिस्टेंस नहीं है, जो आर बोलते हैं इंडक्टर है, बट रेजिस्टेंस ना होते फिर भी अल्टरनेटिंग करंट को अपोज कर रहे हैं। ओमेगा इंटू एल, इसका नाम रखा गया इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव इंडक्टिव वर्ड का आता है इंडक्टेंस आया। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है कि इंडक्टिव सर्किट में करंट को इफेक्टिवली जो अपोज करता है उसे हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। देखो, इट इज द मेजर ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस एंड अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर to the flow of AC through it. Such a non-resistive opposition to flow of current is called, to flow to oppose of current, to oppose current is called reactance। और एक्सेल की वैल्यू होती है ओमेगा इंटू एल, जो क्या लिखा, एक्सेल आपका होता है ओमेगा इंटू एल। और सबको पता है एक्सेल की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई न्यू एल। ये भी सकता है। सुना, और डीसी, डीसी के लिए जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, जीरो। डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो, क्योंकि वो कांस्टेंट होता है। तो फिर कांस्टेंट को तो वेरी नहीं करेगा, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, जीरो। तो फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाएगी, एक्सेल क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब जो इंडक्टर होता है वो अल्टरनेटिंग करंट को फ्री, जो इंडक्टर होता है वो डीसी करंट को फ्री अलाउ करता है, कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता, जबकि एसी को रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा एक्सेल क्या होगा, इतना हाई होगा। क्या लिखा, हेंस एन इंडक्टर अलाउज डीसी फ्लो थ्रू इट इजीली बट अपोज द फ्लो ऑफ एसी थ्रू इट। और ऑब्वियसली मतलब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है तो यूनिट भी रेजिस्टेंस वाला होगा, ओम। इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, ओम हो गया। अब मैं ग्राफ बना लूं, ग्राफ भी कई बार आता है। अगर मैं ग्राफ बनाऊं एक्सेल मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस और ओमेगा कह लो या फ्रीक्वेंसी कह लो, एक बात है, क्योंकि दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, y इक्वल टू एम एक्स तक का बनेगा। तो ये ग्राफ हो गया। तो जब भी ग्राफ आ जाए एक्सेल या फ्रीक्वेंसी में तो ग्राफ कैसा मिलेगा आपको, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो हमने प्योर रेजिस्टिव पढ़ लिया, साथ साथ चलेगा करंट और वोल्टेज, फिर इंडक्टिव पढ़ लिया, करंट पीछे लेगा वोल्टेज, आगे चलेगा पाई बाई टू। अब आपका आ गया अल्टरनेटिंग करंट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर। तो इसमें क्या कर लिया हमने, एक कैपेसिटर ले लिया और एक एसी सोर्स ले लिया और सप्लाइड लिया v इक्वल टू v नॉट टाइम ओमेगा, ये ले लिया। अब इसमें भी करंट और वोल्टेज में सब कुछ क्या करना, निकालना पड़ेगा, रिलेशन निकालना पड़ेगा। लगा दो केवीएल इसमें, हो जाएगा। तो जब अगर मैं यहाँ की बात करूँ डीसी, तो यहाँ पे हो गया माइनस
ये मान लिया समझे कि अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये नेगेटिव हुआ, तो करंट इसे फ्लो कर रहा है। तो तुम लोगों को पता है कि जो वोल्टेज ड्रॉप होता है V इक्वल टू Q बाई C, तो V इक्वल हो जाएगा Q डिवाइड बाई C। फिर मैं यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से आ गया, तो माइनस V नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। चल ले जाओ, ले जो भी करना है, और ये प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस है ना, ठीक है। चले जाओ तो माइनस Q बाई C इज इक्वल टू माइनस V नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो जो आपका Q हो गया V नॉट साइन ओमेगा टी हो गया। अब मुझे क्या निकालना, करंट। सबको पता है कि जो I होता है, I होता है डी क्यू डिवाइड बाई डी टी। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो I हो जाएगा वी नॉट ये, और साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस एक्स कॉस ओमेगा टी, और ये ओमेगा बाहर आ जाएगा इनटू ओमेगा हो गया। अब देखते हैं इसके बाद क्या होगा। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, और वी कैन से I इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई ओमेगा। मैं बताऊंगा कि इसको ऐसा क्यों लिखा, अभी समझ लो कि फेजर डायग्राम फिर ये क्या करना होगा। कॉस ओमेगा टी आ गया, यही तो होता है मैक्सिमम वैल्यू। इसको और बार हम क्या लिखते हैं, आई नॉट, तो आई हो गया आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब मैंने कहा था अगर आपको दोनों चीज को कंपेयर करना है तो दोनों साइन में होने चाहिए, दोनों कॉस में। ये किस चीज में है, साइन में, और ये किस चीज में है, कॉस में। इस कॉस को क्या करना पड़ेगा, साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। सब तो को पता ही होगा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया करंट का, और ये एक्सप्रेशन क्या आपका वोल्टेज का है। तो अगर ध्यान से देखा जाए कि तो वोल्टेज में क्या आ गया, वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और आई क्या हो गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसका फेज एंगल कितना, ओमेगा टी, इसका फेज एंगल कितना, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इस बार कौन आगे हो गया, करंट, और वोल्टेज कौन हो गया, पीछे। इसका मतलब देयर इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, दैट इज पाई बाई 2। और इस बार करंट आगे चलता है कितना, पाई बाई 2। इंडक्टिव में कौन आगे चल रहा था, वोल्टेज कितना, पाई बाई 2। और प्योर कैपेसिटर में कौन आगे चल रहा है, करंट आगे चल रहा है, कितना आगे चल रहा है, पाई बाई 2 आगे चल रहा है। अब आपका क्या फेजर डायग्राम क्या बनाते हैं, फेजर डायग्राम बनाते हैं। फेजर डायग्राम बनाने के लिए देखो क्या करना है आपको, सेम चीजें, ये आपका एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो। मैंने कहा था सबसे पहले किसको बनाना होता है, वोल्टेज को। तो मैंने सबसे पहले किसको बना लिया, वोल्टेज को, जो गया वी नॉट, और ये कितना हो गया, फेज एंगल ओमेगा टी। क्यों, इधर है वोल्टेज वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब मुझे करंट को बनाना है, तो वोल्टेज से कितना आगे चल रहा है, पाई बाई 2। तो वोल्टेज से कितना आगे चलेगा, पाई बाई 2, तो इस वाले एंगल में 90 डिग्री ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। तो यहाँ बना देना 90। तो ये हो गया फेजर डायग्राम ऑफ प्योर कैपेसिटिव सर्किट। अब कुछ और बात करते हैं। देखो ध्यान रखना कि 1 बाई ओमेगा सी जितना ज्यादा होगा करंट उतना कम होगा। इसका मतलब 1 बाई सी इफेक्टिवली करंट को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो 1 बाई ओमेगा सी करंट को इफेक्टिवली अपोज कर रहा है, और 1 बाई ओमेगा सी जितना ज्यादा होगा क्या आपका करंट उतना ही कम होगा। तो इसकी वैल्यू हायर होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, लोअर होगी। इसका मतलब रेजिस्टेंस की तरह यही बिहेव कर रहा है। तो प्योर कैपेसिटर सर्किट में जो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है या जो करंट को अपोज करता है उसे बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि कैपेसिटर से बना है कैपेसिटिव, और रिएक्टेंस मतलब रिएक्टिव क्या उसने। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका सिंबल होता है एक्सी, तो इसकी वैल्यू होती है 1 बाई ओमेगा सी, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई न्यू सी। इसका मतलब जो एक्सी हो गया इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो क्या हो गया, न्यू हो गया। अभी बताया था कि अगर मैं इसकी बात करूं डीसी के लिए, तो डीसी फॉर डीसी, डीसी के लिए जो न्यू होता है वो 0 होता है, तो एक्सी क्या हो जाएगा, एक्सी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब करंट को ब्लॉक कर देगा। इसका मतलब कैपेसिटर डायरेक्ट करंट को ब्लॉक कर देता है, अलाउ नहीं कर। अब पढ़ा होगा तुम लोगों ने करंट रेसिडुअल चैप्टर में, यस कैपेसिटर चैप्टर में, जब कैपेसिटर फुल चार्ज होता है
जिस सर्किट में जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा होता है वो एज ए ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर सकता। तो इसी का रिफ्लेक्शन यहाँ भी आ रहा है। अगर फ्रिक्वेंसी 0 होगा तो एक्सी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और जबकि फ्रिक्वेंसी की कुछ ना कुछ होगा तो अपोज करेगा बट ब्लॉक नहीं करेगा, अपोज करेगा बट ब्लॉक नहीं करेगा। और ये लिखा here the capacitor does not allow DC but it allows AC। अच्छा ग्राफ बनाओ, अगर मैं ग्राफ बनाऊं एक्सी और न्यू में, तो क्या न्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसे आ जाएगा। अगर मैं ग्राफ बनाऊं एक्सी और 1/न्यू में, क्या 1/न्यू और एक्सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ आपका आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीजें, पहली चीज मैंने ऑलरेडी लोग को बता दिया। अब करते हैं क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। तो मोटा मोटी में क्या पढ़ा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज एक साथ चलते हैं। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में एक करंट आगे चलता है, किससे, वोल्टेज से। अब प्योर इंडक्टिव सर्किट में कौन आगे चलता है, वोल्टेज आगे चलता है, किससे, करंट से, पाई/2। याद कैसे रहेगा, याद करने का तरीका देखो। टी से क्या होता है, कैपेसिटर, और सी से क्या होता है, करंट। तो कैपेसिटर किसको सपोर्ट करेगा, करंट को, करंट आगे रहेगा। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट आगे हो गया तो ऑब्वियस सी बात है इंडक्टर में पीछे हो जाएगा। और रेजिस्टिव में तुम याद रखिएगा दोनों साथ साथ। अब करते हैं क्वेश्चन। अब प्योर इंडक्टर ऑफ 25 मिली हेनरी, तो एल दिया हुआ 25 मिली, मिली मतलब 10⁻³ हेनरी, इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। तो आपको वी आर एम एस दिया हुआ है, तो आपको वी आर एम एस दिया हुआ 220 वोल्ट दिया हुआ वी आर एम एस। फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड आर एम एस करंट इन द सर्किट। इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछा तो क्या पूछा, एक्सएल। एक्सएल क्या होता है, ओमेगा इंटू एल होता है। एक्सएल ओमेगा क्या होता है, 2π इंटू एल होता है। 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू एल कितना दिया हुआ, 25 इंटू 10⁻³ तो ये आपका एक्सेल हो गया। तो यहाँ से एक्सेल हो जाएगा 7.85 ओम। अब पूछा हुआ आर एम एस करंट। अब याद रखना आई आर एम एस पूछा हुआ, कई बार आपको आई नॉट पूछेगा, तो ध्यान रखना आई इक्वल होता है वी बाई आर। अगर आई आर एम एस होगा तो लिखोगे वी आर एम एस। आई नॉट होगा पी वैल्यू, क्या भी आ गया पी नॉट। क्या होता है आई इक्वल होता है वी बाई आर, बट आर हमेशा कब पर रहते हैं, अब डीसी करंट था, यहाँ आर तो होगा नहीं, कभी कभी हो सकता है, भी हो सकता है। यहाँ से पढ़ोगे आई आर एम एस इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई रेजिस्टेंस का रूल प्ले करने, रेजिस्टेंस का रूल कौन प्ले करता है, तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर, मतलब वो आर जो उस सर्किट में रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा है। तो किसकी बात कर रहा है, प्योर इंडक्टिव सर्किट। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में रेजिस्टेंस का रोल कौन प्ले करता है, एक्सेल। तो वी आर एम एस कितना आ गया 220, और एक्सेल कितना आ गया आपका 7.85। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो 28.03 एम्पियर आंसर हो जाएगा। जैसे आसान क्वेश्चन आएंगे तुम लोग कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द कैपेसिटीज ऑफ द कैपेसिटर दैट कुड हैव ए रिएक्टेंस ऑफ न्यूट्रॉन। तो रिएक्टेंस कौन सा रिएक्शन, कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर का रिएक्टेंस मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये दिया हुआ 100 ओम। और एक्सी क्या होता है 1/ω c इज इक्वल टू 100। और आपसे सी पूछा हुआ तो सीधा ले जाओ। तो 1 डिवाइड बाई ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2π², 100 नीचे आ जाएगा और सी इधर चला जाएगा। तो 1 डिवाइड बाई 2π², क्यों कितना दिया हुआ 5 डिवाइड बाई पाई, किलो मतलब 10⁻³ और ये दिया हुआ 100 इक्वल टू हो जाएगा सी। अब देखना जब पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया और 5 2 10 और 3 और एक पावर 4 और प्लस 2 6, तो सी हो जाएगा 10⁻⁻6 फैरेड, और भी कैंसिल हो जाएगा, सी हो जाएगा 1 माइक्रो, क्योंकि आपका 1 माइक्रो फैरेड हो गया। अब आपका आ गया सीरीज एलआर सर्किट। क्या गया, सीरीज एलआर सर्किट। अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक एक पढ़ लिया, प्योर इंडक्टिव पढ़ लिया, प्योर कैपेसिटिव पढ़ लिया, ठीक है, प्योर रेजिस्टिव पढ़ लिया। अब हम इनका कॉम्बिनेशन करेंगे, दो दो एक साथ लेंगे, फिर लास्ट में सबको एक साथ लगा देंगे। तो आ गया सीरीज एलआर सर्किट कनेक्टेड विद डीसी सोर्स। तो देखो यहाँ पे क्या है रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्या है इंडक्टर, और यहाँ पे मैंने अल्टरनेटिंग करंट लगा दिया, और ये हो जाएगा V इज इक्वल टू V नॉट साइन
tan ओमेगा टी हो गया। अब ध्यान रखना है, इतना हिस्सा सिर्फ प्योर रेजिस्टिव होगा, इतना हिस्सा सिर्फ प्योर इंडक्टिव होगा, और ये पूरा मिलके बन जाएंगे एलआर सर्किट। इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो होगा वी आर। इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वी एल, दैट इज इंडक्टर हो जाएगा। तो ये वी आर हो गया और ये वी एल हो गया। अब इसे सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। पहले इनकी पीक वैल्यू तो देखो ध्यान से, यहाँ से लाइन खींच दो। तो अब यहाँ देखते हैं, पहले क्या करेंगे, वी आर, मैं निकालूंगा वी आर की पीक वैल्यू, तो वी आर नॉट पीक वैल्यू। तो वी क्या होता है, आई इंटू आर। तो अगर वी आर की मैक्सिमम वैल्यू है तो करंट भी मैक्सिमम हो गई, तो आई इंटू आर। अब वी एल की भी पीक वैल्यू निकालोगे, तो क्यों निकालेंगे पीक वैल्यू, पी एल नॉट, तो आई नॉट। वी क्या होता है, आई इंटू आर। पी एल मतलब किसकी बात करो, इंडक्टर की बात करो, तो इंडक्टर में रेजिस्टेंस का रोल कौन प्ले करता है, एक्सएल। जैसे यहाँ पर तो वी इक्वल टू आई इंटू आर, यहाँ पर वी इक्वल टू आई इंटू रेजिस्टेंस का रोल प्ले करने वाला। तो इतना सिर्फ प्योर इंडक्टिव है, प्योर इंडक्टिव में रेजिस्टेंस का रोल कौन प्ले करता है, एक्सएल, इसलिए आई नॉट एक्सएल कर दिया। अब देखना, ये दोनों किसमें है, सीरीज में। जैसे वहां पढ़ते थे डीसी में या करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जब डीसी सोचता तो सीरीज में हर एक डिवाइस में करंट सेम होता था। ऐसे यहाँ पे अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो एक करंट पूरा एक साथ सप्लाई होगा। तो सीरीज में क्या होता है कि सारे जो करंट है सब में क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। तो इसका करंट हो गया, इसका करंट हो गया, सेम टाइम, क्योंकि दोनों में करंट सेम फेज में होंगे। इतना सिर्फ क्या प्योर रेजिस्टिव है। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज क्या होते हैं, साथ साथ चलते हैं। तो जिधर आई होगा उधर ही क्या होगा, वी आर होगा। ये क्या प्योर इंडक्टिव सर्किट में, प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो वोल्टेज है वो आगे चलता है और करंट पीछे चलता है। वोल्टेज इतना आगे चलता है 90 डिग्री, यहाँ लिख दिया मैंने वी। यहाँ पे सबको सब चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं बनाता हूँ फेजर डायग्राम। तो ये आपका वी आर हो गया, ये वी एल हो गया, ये आई वाई 90 वैसे फेज में। अब फेजर डायग्राम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे फेजर डायग्राम, ध्यान से। अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊँ ध्यान से, अब जब दो दो लोग हो, कितने लोग हो, दो दो लोग हो, दो दो लोग में क्या करना है कि पहले जब सिंगल एलिमेंट था तो मैं बना रहा था ग्राफ, सॉरी फेजर डायग्राम सबसे पहले बनाया था अप्लाइड वोल्टेज का। बट इस बार दो लोग, ये जो अप्लाइड वोल्टेज है दो जगह कंज्यूम हो रहा है, वी आर में और वी एल में। क्या हो रहा है, वी आर और वी एल में हो गया, वी आर और वी एल में हो रहा है। अगर वी आर और वी एल में हो रहा है तो इस केस में सबसे पहले किसको बनाएंगे, करंट को, क्योंकि करंट दोनों को लिंक कर रहा है। यहाँ से क्या कि जो करंट और वोल्टेज साथ चल रहे हैं, तो ये लग रहा है कि करंट से वोल्टेज पाइवेट आगे चल रहा है। तो क्या जिधर करंट जा रहा है उधर वी आर, सबसे पहले किसको बनाया करो, करंट को बनाया करो। क्या जिधर आपका करंट है, इधर आपका वी आर है, तो ये आपका वी आर आ गया, वी आर की पीक वैल्यू में यहाँ के बीच में इसे करंट होगा, आई नॉट। अब देखना ध्यान से, आई से कितना आगे वी एल, 90 डिग्री। तो जो करंट है उससे कितना आगे वी एल, 90 डिग्री। और ये वेक्टर है, कैसे वेक्टर, तो सब कुछ कैलकुलेट कैसे करेंगे, वेक्टर करेंगे। ये हो गया आपका ई एल और ये हो गया 90 डिग्री। अब यहाँ पे डीसी की तरह नहीं होगा, ये बच्चे अल्टीमेट कर देना कि जो हमने अप्लाइड वोल्टेज किया, मान लो 10 वोल्ट हमने क्या लगा दिया, जैसे 10 वोल्ट आरएमएस, तो 5 यहाँ आएगा तो 5 यहाँ आएगा, या 3 यहाँ आ गया तो 7 यहाँ आएगा। डीसी की तरह नहीं होगा कि इन दोनों का जो अप्लाइड वोल्टेज होगा इसके सम के बराबर होगा। हम इसे कैसे करेंगे, वेक्टर सम करेंगे, क्योंकि हम सब कुछ सीधे से सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या जो अप्लाइड वोल्टेज है वही वोल्टेज इंडक्टर और रजिस्टर के क्रॉस जा रहा है, अप्लाई हो रहा है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा क्या वही अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगा। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, पैरेललोग्राम लो। इन दोनों को मिला के क्या बना दो, पैरेललोग्राम बना दो। क्या बना दिया, पैरेललोग्राम। अगर इसी पैरेललोग्राम के दो साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो आपका डायगोनल है, ये डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करेगा, अप्लाइड वोल्टेज। अब देखना कौन आगे चल रहा है। जब भी आगे पीछे की मैं बात करूं तो वोल्टेज जब मैं बोलूं तो आप लोग समझना अप्लाइड वोल्टेज की, कहीं वी आर और वी एल में समझना। जब मुझे वी आर और वी एल को बोलना होगा तो मैं इन दोनों को मेंशन करूंगा। जब सिंपल बोलो प्लीज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, तो समझ जाना कि आई मीन टू से अप्लाइड वोल्टेज। तो अप्लाइड वोल्टेज जो है वो करंट से आगे चल रहा है, मैंने मान लिया पाई आगे चल रहा है। कितना आगे चल रहा है, पाई आगे चल रहा है। अगर मैं tan फाई निकालूं, क्या निकालूं, tan फाई निकालूं, यहाँ पे tan फाई, तो tan फाई क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये किसके बराबर है, वी एल के।
तो ये वाली साइड के बराबर नहीं होगी पैरेललोग्राम में। तो वी एल नॉट परपेंडिकुलर डिवाइडेड बेस, बेस क्या है वी आर नॉट tan फाइव, तो वी एल क्या हो जाएगा आई नॉट एक्सएल हो जाएगा और वी आर क्या हो जाएगा आई नॉट आर हो जाएगा। यहाँ से tan फाइव हो जाएगा एक्सएल बाई आर। याद करना कि प्योर इंडक्टिव सर्किट नहीं, एलआर सर्किट में जो फेज डिफरेंस होता है एक्सएल बाई आर के होता है। अच्छा एलआर में कौन आगे चलता है वोल्टेज आगे चलता है, कितना आगे चलता है फाइव, फाइव क्या होता है tan फाइव होता है एक्सएल बाई आर। अब वोल्टेज क्यों आगे चला, इस सर्किट में दो लोग हैं, एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर। इंडक्टर चाहता है करंट पीछे चले 90, और जबकि रेजिस्टेंस चाहता है कि करंट उसके साथ चले। भाई दो लोग हैं, दोनों अपोजिट नेचर, एक साथ रखना चाहते हैं आगे रखना चाहता है 90 डिग्री, तो करंट ना साथ चल पाएगा ना 90 डिग्री आगे चल पाएगा, उन दोनों के बीच ही होगा। इसलिए करंट आगे जो होगा 90 नहीं होगा, सम ऑफ बिटवीन 0 टू 90। देखो एक्सेल जितना ज्यादा होगा फाइव उतना ज्यादा होगा, मतलब उतना ही 90 के करीब ले जाएगा, और जितना ज्यादा होगा फाइव कम होगा उतना ही वोल्टेज और करंट पास पास होंगे। सही हो गया। अब मैं अप्लाइड वोल्टेज, क्या इन दोनों का रिजल्टेंट भी है, एक वेक्टर ये हो गया एक वेक्टर ये हो गया, इनका रिजल्टेंट ये है। और आप लोग को पता है कि अगर दो वेक्टर में 90 डिग्री हो तो जो नेट निकालने का तरीका होता है, जो अप्लाइड निकालने का तरीका होता है, रिजल्टेंट होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब वी एल नॉट का स्क्वायर प्लस वी आर नॉट का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो वी नॉट स्क्वायर आ गया। वी एल नॉट क्या होता है आई नॉट एक्सएल, आई नॉट एक्सएल का होल स्क्वायर हो गया। वी नॉट आर बना रखा था ना, आई नॉट आर का होल स्क्वायर हो गया। आई नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर कॉमन ले लो, तो वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर ब्रैकेट में हो जाएगा एक्सएल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करोगे तो आई नॉट हो जाएगा वी नॉट डिवाइड बाय रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ गया। अच्छा अब मैंने कहा था जो भी वी नॉट के नीचे आएगा वही रेजिस्टेंस को अपोज करेगा, तो जब अकेले के लिए तो का नाम पड़ गया रिएक्टेंस, इंडक्टर है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटर है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर कॉम्बिनेशन आ जाए तो इनका नया नाम रखा गया, जिसे बोलते हैं इंपीडेंस। क्या नाम बोलते हैं इंपीडेंस। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ जेड, इसको बोलते हैं इंपीडेंस। क्या बोलते हैं इंपीडेंस, इंपीडेंस हो गया एक्सएल स्क्वायर प्लस आर। तो एलआर सर्किट में रेजिस्टेंस का रोल कौन बड़ा करता है जेड, और जेड को बोलते हैं इंपीडेंस बोलते हैं। इंपीडेंस होता है इसी को अपोज करने वाला फैक्टर, और ये तब यूज करते हैं जब सर्किट में एक से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट हो। हमने आधार पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, इसको पढ़ते हैं। तो पहले हम क्या लगा देंगे आर और फिर कैपेसिटर, और फिर हम वोल्टेज के साथ से कनेक्ट कर देंगे, और बी हो जाएगा बी नॉट साइन ओमेगा टी हो गया अप्लाइड वोल्टेज। अब सुनना ध्यान से, ये आपका होगा रेजिस्टेंस, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसे हम लिखेंगे वी आर, इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसे हम लिखेंगे वी सी। क्या लिखेंगे हम वी सी लिखेंगे। अब सुनना ध्यान से, मैंने कहा जब दो लोगों से सिंपली करंट को याद करो तो दोनों का करंट क्या चलेगा से साथ चलेगा, तो फिर आई बना दो, फिर आई बना दो। अब देखना रेजिस्टिव सर्किट में जो करंट होता है और वोल्टेज साथ चलते हैं, इतना सर्किट से क्या प्योर रेजिस्टिव है, प्योर रेजिस्टिव में करंट और वोल्टेज क्या चलते हैं साथ चलते हैं, जिधर करंट होगा क्या उधर ही वी आर होगा। इतना क्या प्योर कैपेसिटिव सर्किट, तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में कौन आगे चलता है करंट, इतना 5/2 वोल्टेज नीचे बनेगा इनटू से पीछे। अगली बार क्या कहते हैं इन दोनों की मैंने क्या रखी थी पीक वैल्यू काम आएगा आगे, तो वी आर नॉट क्या हो जाएगा आई इंटू आर, तो आई नॉट क्योंकि वी नॉट है तो आर, ये मीन्स वी सी नॉट चलेगा आई इंटू आर, आई नॉट इंटू वी आर नॉट का हो गया आई नॉट इंटू आर हो गया, और वी सी नॉट का हो गया आई नॉट इंटू एक्स यू। अब आगे चलते हैं इनके फेजर डायग्राम पे, तो इनके फेजर डायग्राम में चलते हैं। फेजर डायग्राम कैसे बनेगा देखो, तो यहाँ से आपको लाइन खींचनी है, यहाँ पे आपको लाइन खींचनी है। मैं कहा जब दो लोग सबसे पहले किसको बनाते हैं करंट को, किसको बनाते हैं करंट को, और करंट के साथ चलता है वी आर, जब करंट होगा उधर वी आर हो जाएगा। तो बनाओ सबसे पहले करंट को, तो मैंने इधर बना दिया करंट को, इधर आ गया वी आर, तो ये हो गया वी आर नॉट, और इधर ही कहीं हो गया आपका करंट चल रहा है। और मुझे किसको बनाना है ध्यान से देखो, और मुझे किसको बनाना है वीसी को बनाना है। करंट से कितना पीछे चल रहा है वीसी 5/2, फिर से कितना पीछे कर दो 5/2, तो मैंने इसको 5/2 पीछे कर दिया।
जो कि आपका VC नॉट। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कौन क्या बताएगा? अप्लाइड वोल्टेज। तो रिजल्टेंट बनाने के लिए मैंने कहा था आपको पैरेललोग्राम बना दो। पैरेललोग्राम कैसे? पहले यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे इसके पैरेलल, और फिर इसके पैरेलल यहाँ से ड्रॉ करोगे, कट करके ये मिला दो, ये अप्लाइड वोल्टेज आ गया। अप्लाइड वोल्टेज का मतलब V नॉट। क्या हो गया? V नॉट। अब देखो अप्लाइड वोल्टेज और करंट में कौन आगे चल रहा है? करंट। जबकि पिछले वाले सर्किट में वोल्टेज आगे था, उसका रीजन बता रहा हूँ। इस बार सर्किट में रेजिस्टेंस है जो चाहता है करंट मेरे साथ चले, और सर्किट में इस बार कौन है? कैपेसिटर। और कैपेसिटर ये चाहता है कि करंट आगे चले π/2। तो ना π/2 आगे चल पाएगा, ना वो साथ चल पाएगा, कहीं बीच में आगे पटराएगा तो आगे। ये सर्किट में देखो करंट अप्लाइड वोल्टेज से आगे फाई, कितना आगे वो भी देख लेते हैं। तो tan फाई, तो जो tan फाई हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, और ये इसके बराबर है। और ये चीज क्या करेगा? VC नॉट हो जाएगा, VC नॉट। बेस क्या है? VR नॉट। तो tan फाई हो जाएगा VC नॉट क्या होता है? I नॉट XC। VR नॉट क्या होता है? I नॉट, और I नॉट से I नॉट कट गया, तो tan फाई हो गया XC बाई R। जैसे LR में होता है XL बाई R, वैसे RC में होता है XC बाई R। अब रिजल्टेंट निकालते हैं। देखो क्या इन इसका और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगा? तो करो अप्लाइड वोल्टेज के बराबर। तो जो V नॉट होगा इट विल बी इक्वल टू रूट P स्क्वायर PR नॉट का स्क्वायर प्लस VC नॉट, VC नॉट का स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, V नॉट स्क्वायर जगह PR नॉट का स्क्वायर प्लस VC नॉट का स्क्वायर। अब देखो तो ये हो जाएगा V नॉट स्क्वायर, PR नॉट क्या होता है? I नॉट R। ये हो जाएगा I नॉट का स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I नॉट का स्क्वायर इंटू XC स्क्वायर। I नॉट कॉमन ले लो, तो V नॉट स्क्वायर हो जाएगा I नॉट स्क्वायर ब्रैकेट में हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देख लो, तो I नॉट हो जाएगा आपका V नॉट डिवाइड बाई रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर हो जाएगा। और मैंने कहा था जो नीचे आता है किसका रिप्रेजेंट करता है? इम्पीडेंस का। तो जो इम्पीडेंस हो गया Z हो गया रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। याद करना भी आसान है, जब LR था यहाँ पे XL आ गया, जब RC है तो XC आ गया, बस Z इक्वल टू रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर हो गया। अब जैसे आपको लिखा ना इंस्टेंटेनियस वोल्टेज लिखा हुआ ना V इक्वल टू V नॉट sin ओमेगा t, बोलेगा कोई करंट लिख के बताओ तो कैसे लिखोगे? I इक्वल क्या लिखोगे? I नॉट sin ओमेगा t, और जो करंट है वो वोल्टेज से कितना आगे है? फाई ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ से फाई निकाल लोगे, यहाँ पुट कर दोगे, और आई नॉट निकाल लोगे, तुम्हें आता ही है, इस वाले से आई नॉट निकल जाएगा, यहाँ पुट कर दोगे, आंसर। और एक फॉर्मूला ये भी सीखा, ध्यान देखो, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है LR में भी और C में। इस फॉर्मूले को ध्यान देखो, इस फॉर्मूले को ध्यान देखो यहाँ पे। तो मैं क्या लिखूंगा? जो V नॉट है अप्लाइड वोल्टेज वो रूट PR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर के बराबर है, जबकि DC में क्या था? V नॉट इज इक्वल टू VR प्लस VC। ये गलत हो जाएगा, ये सब सही है जब ओनली इन DC, DC के लिए सही है, जब DC में सही होता है, बट AC के लिए केवल ये लगाओगे। RMS वैल्यू को सिंपल ऐड नहीं कर सकते। कोई बोल दिया भाई कि बताओ इसके क्रॉस 5 वोल्ट आया, इसके क्रॉस 3 वोल्ट आया, तो बताओ अप्लाइड वोल्टेज, यानी कि 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, 8 वोल्टेज RMS अप्लाइड होगा नहीं। जब भी ऐसा करना होगा तो आपको, जब भी ऐसा करना होगा आपको, आप इस फॉर्मूले को साथ दोगे। ऐसे वहां पे अगर LR होता है तो VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर आता है, ऐसे करोगे तो जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। R दिया हुआ है, R दिया हुआ 3 ओम, XL दिया हुआ 4 ओम, और अप्लाइड वोल्टेज V दिया हुआ 20 sin ओमेगा t। पहला क्वेश्चन बचा हुआ, फाइंड इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। क्या बचा हुआ? फाइंड इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। तो सबको पता है इंपीडेंस कौन सर्किट है? RL, तो रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो बताओ R की वैल्यू कितनी है? 3, XL की वैल्यू कितनी है? 4, तो 3 स्क्वायर 9 प्लस 4, तो Z आ गया आपका 5 ओम। पहला पार हो गया, इंपीडेंस हो गया, फिर निकाल लिया। अगला पूछा हुआ आई नॉट, आई नॉट मतलब पीक वैल्यू। तो मैंने बताया तुम लोग को I इज इक्वल टू होता है V बाई R। आई नॉट V नॉट, आई RMS होगा तो V RMS। आई नॉट इज इक्वल टू V नॉट बाई R। R मतलब उस सर्किट में रेजिस्टेंस का रोल कौन प्ले कर रहा है? तो रेजिस्टेंस का रोल कौन प्ले कर रहा है? इंपीडेंस, दैट इज Z। तो आई नॉट इज इक्वल टू V नॉट, V नॉट कितना है? 20, और Z कितना है?
5 तो 5 से डिवाइड कर दो तो आई नॉट हो जाएगा 4 एम्पियर। ये भी हो गया। ये पार्ट में क्या बचा हुआ आई आर एम एस। अब तुम लोग को पता है कि अगर मैं पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाता है आर एम एस हो जाएगा 2√2 एम्पियर। ये हो गया आपका पार्ट। डी हो गया आपका, ई हो गया। अब बात करते हैं डी। डी क्या रहा एक्सप्रेशन फॉर द करंट। क्या हो गया एक्सप्रेशन फॉर द करंट। एक्सप्रेशन का मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैसे लिखोगे पहले आई नॉट प्लस की मैक्सिमम वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हो। साथ ही साथ आपको ये भी पता लगाना होगा कि उसका फेज डिफरेंस क्या है विद अप्लाइड वोल्टेज। वो कैसे निकालोगे tan फाई से। tan फाई क्या होता है एक्सएल बाई आर। tan फाई हो जाएगा आपका एक्सएल बाई आर। तो जो आपका tan फाई हो जाएगा एक्सएल कितना दिया हुआ 4 आर कितना दिया हुआ 3 तो 4/3 किसकी वैल्यू होती है 53 डिग्री की होती है। तो 4/3 किसका आ गया 53 डिग्री का। अब आई लिखना है। आई कैसे लिखते हो आई इज इक्वल टू आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू साइन एंड इसका फेज। ये अप्लाइड वोल्टेज है और अप्लाइड वोल्टेज से करंट पीछे चलेगा। क्यों क्योंकि एल आर सर्किट है। कितना फेज चलेगा 53। तो जो भी वोल्टेज का फेज है जो कुछ भी है ओमेगा टी 100 200 कुछ भी है उसमें से 53 माइनस कर दोगे तो फेज डिफरेंस आ जाएगा। और आई नॉट तुम लोगों ने निकाल रखा आई नॉट कितना है 4 तो आंसर हो गया 4 साइन ओमेगा टी माइनस 53। ये भी हो गया। ई के बाद आपका आ गया ई एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो समझा देता तुम लोग को ये डायग्राम बना लो जब भी सुना है। ये आर है ये इंडक्टर है और ये आपका अप्लाइड वोल्टेज होता है नो डाउट। और थोड़ा बहुत चीजें लिख लिया करो। कैसे लिखोगे क्या जिधर आई जाता है उधर ही वी आर होता साथ साथ। प्योर इंडक्टिव में क्या होता है वी आगे चलता है करंट से कितना आगे चलता है 90 डिग्री। अब क्या रहा है एक्सप्रेशन फॉर द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस मतलब वी आर। क्या मुझे वी आर तो पहले क्या लिखोगे वी आर के मैक्सिमम वैल्यू तो क्या लिखोगे वी आर नॉट और उसका वी। तो ध्यान रखो जो करंट का फेज है वही किसका वी आर का फेज है। तो ये करंट का फेज है तो वही वोल्टेज का फेज है along रेजिस्टेंस। अब देखो वी आर नॉट क्या हो जाएगा आई नॉट इंटू आर हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस 53 डिग्री। आई नॉट की वैल्यू कितनी है 4 आर की वैल्यू कितनी है टी तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 साइन ओमेगा टी माइनस 53। ठीक है ना ये हो गया। अब आप लिखा हुआ एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर वीएल लिखना है। तो पहले क्या लिखोगे वीएल की मैक्सिमम वैल्यू और उसका फेज। अब देखना तो इंडक्टर है वो करंट से कितना आगे चल रहा है π/2 तो क्या ये करंट का फेज है इसमें 90 ऐड कर दोगे तो क्या जाएगा वीएल आ जाएगा ओमेगा टी माइनस 53 प्लस 90 ऐड कर दो तो वीएल हो जाएगा आई नॉट एक्सएल साइन ओमेगा टी प्लस 30 हो जाएगा। और आई नॉट कितना दिया हुआ है 4 एक्स कितना 4 तो जगह 16 साइन ओमेगा टी प्लस 30। अब जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया करंट वोल्टेज फेज करंट इसके बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा बोर्ड में जाते बताते। हाँ अभी क्या किया आपने एक पैटर्न के कि सारे पार्ट कर लिए। मुश्किल तब हो जाता है कि केवल एक पार्ट पूछ लें टैप के लिए तुम्हें ये निकालना पड़ेगा ये निकालना पड़ेगा। अच्छा जब ऑलरेडी पहले निकाल सकते हो तो कुछ आसान लगता है तो टाइप ये पूछेगा ये सब कैलकुलेशन तुम्हें दिमाग में करना पड़ेगा क्या क्या निकालना है क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी। सेम क्वेश्चन ये है स्क्रीन को क्वेश्चन अपने नोटबुक में नोट करो और जो भी फिर वीडियो को पॉज करो सॉल्व करो और फिर सॉल्यूशन निकालो। ये लास्ट क्वेश्चन जो था और फिर मेरे आंसर से मैच करो। अगर आंसर मैच हो जाता है 80% भी 20% तो बहुत अच्छी बात जितना पढ़ रहे हो आप समझ में आ रहा है। जो गलती है फिर देखो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो पॉज किया होगा और दोबारा से वीडियो को देखा होगा। तो करते सॉल्यूशन इसका। अगेन क्या पूछो आपसे इम्पीडेंस क्या पूछा इम्पीडेंस। तो अगर आपसे पूछा इम्पीडेंस जेड कौन सा इस बार आर थी तो जेड इक्वल क्या था रूट आर स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर का रूट आर कितना दिया हुआ 4, एक्स कितना दिया हुआ 3, तो यहाँ से जो z आ जाएगा वो हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा। क्या आ गया? अब करेंगे आई नॉट, मतलब बी पार्ट करते हैं आई नॉट, जल्दी करते हैं आई नॉट क्या हो जाएगा वी नॉट डिवाइड में उस सर्किट में रेजिस्टेंस का रोल प्ले करने वाला कौन? इम्पीडेंस। वी नॉट कितना दिया हुआ 50, जेड कितना दिया हुआ 5, तो ये आपका आ गया 10 एम्पियर। अगला पूछा हुआ आई आर एम एस, तो अगर मैं बात करूँ आई आर एम एस, तो आई आर एम एस क्या हो जाएगा? अगर मैं पीक को रूट 2 से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा आई आर एम एस। अब आपका आ गया डी एक्सप्रेशन फॉर द करंट, तो अगर करंट निकालना पड़ेगा तो इसका फेज निकालना पड़ेगा, पहले फेज निकालो। तो tan फाई क्या होता है एक्सी बाई आर, और आपको एक्सी क्या दिया हुआ बी, आर क्या दिया हुआ 4, तो यहां से जो फाई की वैल्यू आ जाएगी वो 37 डिग्री आ जाएगी। कितना आ जाएगा? 37 डिग्री आ जाएगा। 37 डिग्री आ गया। अब एक्सप्रेशन लिख दो। अब आप लोग को पता है कि आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा इस बार कौन आगे चलेगा? इस बार कौन आगे चलेगा? आरसी सर्किट है तो सबको पता है कि जो कैपेसिटर है वो करंट को आगे रखना चाहता है। कितना आगे होगा? पाई। इससे आगे होगा वोल्टेज से। क्या यही तो वोल्टेज का फेज है? अरे जो वोल्टेज का फेज है ध्यान देखो ये चीज है, लिखा हुआ ओमेगा टी माइनस 20, तो जो भी वोल्टेज का फेज है उसमें कितना ऐड कर दोगे? 37। तो ये वोल्टेज का फेज है, उसमें कितना ऐड कर दोगे? 37 ऐड कर दोगे। आई इज इक्वल टू आई नॉट कितना है 10 साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा प्लस 7 3 2 17 डिग्री हो जाएगा। आई आ गया। अब आपका आ गया एक्सप्रेशन वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। दोबारा देखो, क्या जिधर करंट जाता है उधर ही वी आर होता है, तो क्या आई और वी आर साथ साथ चलेंगे? आई और वी आर क्या चलेंगे? साथ साथ चलेंगे। अब निकालो वी आर, तो अगर मैं वी आर की बात करूं तो वी आर क्या हो जाएगा? वी आर नॉट 9। अब आ गया फीस, क्या जो करंट का फीस होगा वह रेजिस्टेंस का फीस होगा। करंट का फीस कितना दिया? ओमेगा टी प्लस 17, हो जाएगा ओमेगा टी प्लस 17, और वी आर नॉट किस निकालोगे? आई नॉट इंटू आर साइन ओमेगा टी प्लस 17 डिग्री, तो आई नॉट तो आई नॉट की वैल्यू कितनी है 10, आई नॉट की वैल्यू कितनी है 10। अब बात करें आर, आर कितना है 4, ये हो जाएगा 4 साइन ओमेगा टी प्लस 17, तो 10 इंटू 4 कितना आ जाएगा 49 ओमेगा टी प्लस 17 हो जाएगा। ये आपका आ गया वी आर, तो डी पार्ट हो गया। अब आपका आ गया ई पार्ट, ये हुआ एक्सपेरिमेंटल वोल्टेज, ये हो गया एक्सपेरिमेंटल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, मतलब वीसी दिया हुआ है। तो वीसी कैसे लिखोगे? पहले वीसी की मैक्सिमम वैल्यू इनटू साइन ब्रैकेट में इसका फेज। अगर मैं बात करूं तो प्योर कैपेसिटर में करंट आगे चलता है इससे, वोल्टेज से वीसी से। उल्टा भी कह सकते हैं कि जो वीसी होगा करंट से कितना भी चलेगा 90 डिग्री, तो जो करंट का फेज है क्या उसमें से हमें 90 माइनस करना चाहिए। तो करंट का फेज, ये तो करंट का फेज में से 90 माइनस कर दो, माइनस 90, और बी सी नॉट क्या हो जाएगा? आई नॉट एक्सी साइन ओमेगा टी, और हो जाएगा 10 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 8 8 माइनस 73 हो जाएगा माइनस 23, और आई नॉट कितना दिया आपको 10, एक्स कितना दिया आपको बी, हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस 73 डिग्री, हो जाएगा 30 साइन ओमेगा माइनस 73 डिग्री। आंसर आपने मैच कर लिया होगा, कमेंट करके बताओ आप लोग के कितने आंसर सही थे कितने गलत थे। अब कर लेते क्वेश्चन, कर लेते इस पे बेस्ड। आता है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन इंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज विद बल्ब, कनेक्ट कर लो। ये आपका इंडक्टर है और उसके साथ एक बल्ब है, और इसे शॉर्ट सर्किट कर दिया गया। If soft iron rod is inserted inside the inductor, then what will be the effect on the brightness of the bulb? यार ना, बल्ब हमेशा कैसे बिहेव करेगा? रेजिस्टेंस कितना है, क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, मानेंगे भाई आपका फिलामेंट वाला बल्ब है और जो फिलामेंट है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, तो रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगा। अच्छा अब ब्राइटनेस पे क्या रोल पड़ेगा? अगर करंट बढ़ गया रॉड डालने से तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगा, करंट घट गया तो ब्राइटनेस कम हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, में इंपॉर्टेंट है। आप लोग को पता है कि आई इज इक्वल टू क्या होता है? वी बाई जेड।
और v बाई जेड क्या होता है, रूट कौन सर्किट है, एल आर, जेड क्या हो जाएगा, एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। रॉड डालने से तो बल्ब पे कोई फर्क पड़ने वाला है, जो भी फर्क पड़ेगा वो एक्सएल पे। अब ध्यान देना एक्सएल क्या होता है, एक्सएल होता है ओमेगा इंटू एल, और एल की बात बताऊं तो एल होता है म्यू नॉट एल स्क्वायर ए इंटू एल, ये होता है फॉर्मूला इंडक्टेंस का, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस म्यू नॉट एन स्क्वायर ए। तो जब इसके अंदर रॉड इंसर्ट किया जाएगा, क्या नंबर ऑफ चक्कर पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्रॉस सेक्शन एरिया पे नहीं, लेंथ ऑफ इंडक्टर पे नहीं, मीडियम पे। पहले मीडियम क्या था, एयर, अब क्या डालते हैं, क्या सॉफ्ट आयरन कोर। और सॉफ्ट आयरन कोर का जो म्यू होता है, सॉफ्ट आयरन कोर का जो म्यू होता है वो मच मच ग्रेटर देन म्यू नॉट होता है, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कैसा मटेरियल है, फेरो मैग्नेटिक होता है। अगर म्यू बढ़ेगा एल बढ़ेगा, अगर आपका म्यू बढ़ेगा तो एल बढ़ेगा, और एल बढ़ेगा तो एक्सएल बढ़ेगा, एक्सएल बढ़ेगा तो आई घटेगा, और आई घटेगा तो ब्राइटनेस कम हो जाएगा, तो ब्राइटनेस जो है बल्ब की डिप कर जाएगी, तो ब्राइटनेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन आया था जेई मेंस में, तो आ गया जेई मेंस का, और आज तक तुम लोग को पता है कि जेई मेंस से बोर्ड में कोई फर्क नहीं रह गया, सेम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 2 sin 3, ठीक है, और ये दिया बोल्ट में। अब क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है कि 100 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद 400 इंडक्टर, तो बना लो ये आपका रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है ये इंडक्टर से क्या है, कनेक्टेड है, तो ये हमने कनेक्ट, और इसका जो एल दिया हुआ वो 400 दिया हुआ। अच्छा, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस दे रखा है, ये वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, ये वी आर दिया आपको, ये आपका वी आर होता है, ये आपका वी एल होता है, और ये मैंने दो आप लोग को, क्योंकि फेज पता होना चाहिए, तो फेज जब भी बनाना हो तो आप लोग डायग्राम में मेंशन करो। याद है ये प्योर रेजिस्टिव है, तो जिधर करंट होगा इधर ही वी आर होगा। प्योर इंडक्टिव में आपको पता है कि जो वोल्टेज होगा वो आगे चलेगा, करंट से कितना, 90 डिग्री। अब आगे बात करते हैं, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द करंट, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द करंट। तो पहले सोचो आपको चाहिए क्या क्या, अगर मैं करंट लूँ तो हमें क्या चाहिए, आई इज इक्वल टू आई नॉट टाइम और करंट का फेज। हमें अप्लाइड वोल्टेज के बारे में कुछ भी नहीं पता, यहाँ पे क्या लगाया गया, इसकी क्या वैल्यू है, तो इसकी हम हेल्प ले नहीं सकते। हाँ, वी आर दिया हुआ आपको, और इतना सिर्फ प्योर इंडक्टिव है, सॉरी प्योर रेजिस्टेंस है। प्योर रेजिस्टेंस में जो फेज वोल्टेज का होता है क्या, वही करंट का होता है। तो ये जो फेज दिया हुआ, ये फेज किसका है, ये आपको जो फेज दिया हुआ, ये फेज दिया हुआ वी आर का, वोल्टेज अक्रॉस आर, और जो वी आर का फेज होता है वही आई का होता है। तो सिंपल सी बात है, हमने यहाँ से इसको कॉपी एंड पेस्ट कर लिया, तो 10 टू पावर 3 ये हो गया। अब आई नॉट निकालना, क्या निकालना, आई नॉट। अब आई नॉट दो तरीके से निकाल सकते हैं, अगर आपको निकाले तो आई नॉट दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो आई नॉट निकाल सकते हो वी नॉट डिवाइड बाई जेड, जो आप लोग को बताया था, वी नॉट अप्लाइड वोल्टेज और जेड पूरी सर्किट का इम्पीडेंस, बट हमें पता ही नहीं है वी नॉट, इससे तो नहीं कर सकते, तो ये लगाओ। एक चीज और निकाल सकते हैं, आई नॉट इज इक्वल टू पी आर नॉट डिवाइड बाई आर, क्योंकि याद करो क्वेश्चन सॉल्व करते समय तुम लोग को ये कई बार बताया गया था, पी आर नॉट इज इक्वल टू आई नॉट आर होता है। तो अगर अप्लाइड वोल्टेज की पीक वैल्यू लोगे तो अप्लाइड वोल्टेज का मतलब कि पूरे सर्किट का इंपीडेंस आएगा, और अगर वोल्टेज अक्रॉस सिर्फ रेजिस्टेंस लोगे तो अपोजिंग फैक्टर भी तो सिर्फ रेजिस्टेंस आएगा। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ से वी आर नॉट दिया हुआ 2 दिया हुआ, और आर आपको दिया हुआ 100 ओम, आर कितना दिया हुआ आपको 100 ओम, आर कितना दिया हुआ 100 ओम, तो हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर -2, और भी कैसे 0.02 एम्पियर, यहाँ पुट कर दो, आई आ गया 0.02 टाइम 10 टू पावर 80। तो पहले पार्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट का देखते हैं आंसर, लिखते हैं सेकंड पार्ट का, फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्या निकालना है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब एक्सेल पूछा हुआ, एक्सेल क्या होता है, ओमेगा एल होता है, क्या होता है, ओमेगा एल, और ओमेगा दिया आपको, अरे जो ये क्या होता है, ओमेगा इंटू 2, ये क्या होता है, ओमेगा इंटू 2 सब में यही तो ओमेगा होगा 10 टू पावर 3, ओमेगा दिया हुआ 10 टू पावर 3, एल कितना दिया हुआ 4 हेनरी, तो हो जाएगा
4 into 10 to power 3 ओम हो गया। Derive an expression for voltage across inductor। क्या निकालना है? Derive an expression for the voltage across inductor। अगर मुझे voltage across inductor निकालना होगा तो इसे निकालोगे VL, लिखोगे VL नॉट साइन और इसका फेज और जो भी करंट का फेज होगा उससे 90 आगे चलेगा। क्या चलेगा आगे 90? तो क्या यही तरीका है? करंट का फेज ही आपके पास, जो भी करंट का फेज होगा उससे कितना आगे चलेगा 90। तो क्या 10 टू पावर 3 टी मतलब ये ओमेगा टी हो गया, इसमें 90 ऐड कर दो। और वी नॉट एल क्या होता है? आई नॉट एक्सल होता है। हो जाएगा साइन 10 टू पावर 3 प्लस पाई बाई 2 और आई नॉट आपने निकाल रखा 0.02, एक्सल ने निकाल रखा 4 इंटू 10 टू पावर 3। आगे का ये भी क्वेश्चन अच्छा था, तो तीनों पार्ट हो गए। ये मेंस में जब भी क्वेश्चन आया था अलग अलग पार्ट करके आया था, कभी ये पूछा था कभी ये पूछा था, डेटा चेंज हो, तो क्वेश्चन कई बार आ रखा है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है ये? कह रहा है रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। लगा दो, एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड है और आपका सीरीज अब वोल्टेज ना इज द करंट इज फाउंड टू बी तो अक्रॉस ए वोल्टेज, जो वोल्टेज है आपका वो दिया हुआ 283.9 दिया हुआ। द करंट इज फाउंड टू बी दिस वन दिया हुआ, जो इसमें स्प्रिंट है ये चीज आ गया, ये होगा 314 माइनस 5/4, दो टाइप की मिस्टेक है, ये दिया हुआ। तो करंट भी आपको दिया हुआ, चलिए लेते हैं करंट क्या दिया हुआ। करंट दिया हुआ 49314 माइनस 5/4। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस निकालना है। देखो आपको बताइए कि ये आर एल एल आर में वोल्टेज आगे चलता है, करंट पीछे, तो ठीक है, वोल्टेज पीछे। अगर मैं tan फाई की बात करूं तो tan फाई होता है एक्सएल बाई आर होता है पहला सेकंड में, और फाई होता है इन दोनों में। फेज डिफरेंस कितना? फेज डिफरेंस है 5/4। हो जाएगा tan 5/4 इज इक्वल टू एक्सएल बाई आर हो जाएगा। तो यहाँ से tan 5/4 1 हो गया, तो एक्सएल इक्वल टू क्या आ गया? आर आ गया। तो यहाँ से एक्सएल इक्वल टू आर आ गया। अब आई और वी से मैंने निकाल सकता हूँ। कैसे? मैंने बताया था कि आई इज इक्वल टू होता है वी बाई जेड। अगर ये आर एम एस होगा तो ये भी आर एम एस होगा। अगर ये दोनों कैसी वैल्यू है? पीक वैल्यू। यहाँ आई नॉट लगा दो, यहाँ वी नॉट लगा दो, तो जो आपका जेड हो जाएगा वो वी नॉट डिवाइड बाई आई नॉट हो जाएगा। तो जेड क्या होता है? रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट बाई आई नॉट। तो वी नॉट कितना है? 283 डिवाइड बाई 4। क्या एक्सएल और आर बराबर है? क्या मैं इसको एक्सएल या आर रख सकता हूँ? तो 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 283 डिवाइड बाई 4। यहाँ से हो जाएगा r√2, r√2 हो जाएगा 283 डिवाइड बाई 4। तो r आपका आ जाएगा 283 डिवाइड बाई 4√2 ओम हो गया। यहाँ से आपका r आ गया। और अगर r आ गया तो आप इंडक्टिव भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? r की जो वैल्यू है क्या वही एक्सएल भी होगा 283 डिवाइड बाई 4√2, और एक्सएल क्या होता है? ओमेगा एल। ओमेगा एल क्या हो जाएगा? 283 डिवाइड बाई 4√2। क्या ओमेगा आपको दिया हुआ 314, तो 314L इज इक्वल टू 283 डिवाइड बाई 4√2। यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आ जाएगा। बाकी प्रॉपर सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि वन शॉट वीडियो लंबी हो जाएगी, तो तरीका मैंने बता दिया, खुद आप लोग सॉल्व कर लेना।